चलिए देखिए, जैसा कि यहाँ अभी हम कर चुके हैं कौन सी एक्सरसाइज फिनिश, 3E एक्सरसाइज फिनिश कर चुके हैं। अब इसके बाद थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो कि है साधारण ब्याज संबंधी, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले समझेंगे साधारण ब्याज। पहले समझ लो आखिरकार ब्याज होता क्या है। ब्याज संबंधी प्रश्नों के लिए ब्याज आखिरकार होता क्या है। ब्याज पहले तो ये पता होना चाहिए। कब ब्याज लिया जाता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को कोई राशि दी जाए एक निश्चित समय के लाना, और उस राशि के अतिरिक्त उस पर एक और राशि वो वापस करे, उसी को ब्याज बोलते हैं। किसको? जो राशि दी जाए जब वो वापस करे उस राशि को तो उस पर कोई अतिरिक्त राशि दे, उसी को ब्याज कहते हैं, ठीक है। जब कोई राशि किसी को दी जाए और उस पर अतिरिक्त राशि वापस ली जाए। जब कोई राशि किसी को दी जाए और उस पर अतिरिक्त राशि वापस ली जाए, मतलब जो दिया था वो तो लेना ही लेना है और उसके अलावा और कुछ लिया जाए, उसी को क्या कहा जाता है? ब्याज कहा जाता है। ली जाए तो अतिरिक्त राशि ब्याज कहलाती है। तो अतिरिक्त राशि ब्याज कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है मूलधन। ब्याज में आता है ना मूलधन। अब ब्याज हालांकि दो प्रकार के होंगे, पहला होगा साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है कौन सा? साधारण ब्याज, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट। सो उसमें हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी? उसमें पड़ेगी हमें मूलधन की, दर की, समय की, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पर हम ब्याज कितने प्रकार के होते हैं? ब्याज दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। यही समझ लीजिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है साधारण ब्याज होता है केवल मूलधन पर ब्याज। केवल किस पर? केवल मूलधन पर ब्याज। केवल मूलधन पर ब्याज। चक्रवृद्धि क्या होता है? यहाँ पर मूलधन प्लस ब्याज पर ब्याज। मूलधन पर ब्याज प्लस ब्याज पर ब्याज। मतलब ये होता है जैसे ये जितने समय के लिए दिया जाए, मान लो 1 साल के लाना दी गई कोई, मान लो 10,000 रुपये दिए गए, तो 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चल रहा हो जैसे, तो 1 साल में मान लो 10,000 का जिसने भी मान लो 5,000 आ गया, 5,000 तो नहीं आएगा, 500 रुपये मान लो ब्याज आ गया। तो 500 रुपये जो ब्याज आया है, 10,000 मूलधन था, 500 ब्याज हो गया, तो अब 500 और इन दोनों को जोड़ेंगे 10,500 हो जाएगा। तो अब अगले वर्ष के लिए वो मूलधन की भांति कार्य करेंगे, यानी कि 10,000 का तो ब्याज मिलना ही मिलना है। अब जो 500 ब्याज हो गया था उस पर भी ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा अगले साल के लिए। अब फिर जितना आएगा फिर वो ब्याज बनेगा, दूसरी साल के लाना है तो दूसरी साल में उस फिर तीसरी साल में वो मूलधन बन जाएगा। बिल्कुल चक्रवृद्धि में होता है कि क्रम से ब्याज पर ब्याज लगता चला जाता है। और साधारण ब्याज में क्या होता है कि मान लीजिए कि 1 साल के लाने 500 रुपये आ गया था ब्याज, 10,000 का आ गया इतना। सो क्या किया गया कि 500 रुपये को नहीं जोड़ा जाएगा, फिर अगले साल में चले तो वो 10,000 रुपये ब्याज दोबारा से फिर 500 ही आएगा। यानी कि प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है साधारण ब्याज में, समान दर पर।
लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे। तो साधारण ब्याज में हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी मूलधन की। तो मूलधन होता क्या है उसको समझते हैं। मूलधन मतलब प्रिंसिपल। जो कोई राशि किसी को दी जाए या किसी से ली जाए उसी को क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। जो राशि या जो धनराशि किसी को दी जाए या किसी से ली जाए, किसी से ली जाए, उसे क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। मूलधन कहते हैं यानी लेन देन, लेन देन कहते हैं ना, लेन देन वही है, रुपयों का लेन देन। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। पी मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बाद आता है समय। तो सब जानते हैं ना, समय किस में होता है, एक दिन में हो सकता है, घंटे में हो सकता है, साल में हो सकती, महीना में हो सकती है ना। सो सब जानते हैं। इसके बाद दूसरा आता है दर। दर मतलब होता है रेट। रेट क्या होती है इसके लिए, रेट इसके लिए होती है कि जो परसेंट में जो मान दिया जाता है उसी को रेट कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब होता है कि 100 रुपये पर एकांक समय में दी जाने वाली जो राशि या धनराशि होती है उसी को क्या कहा जाता है, दर कहा जाता है। एकांक समय में, एकांक समय किस लिए बोल रहे हैं, एकांक समय में हो सकत एक महीना हो सकत, एक साल हो सकत, एक दिन हो सकते, एक घंटा हो सकत, एक मिनट हो सकत, है ना, एक शताब्दी हो सकत। अब शताब्दी तक को जीरो है ना। ठीक है, तो एकांक समय का मतलब होता है एक कोई यूनिट हो सकता है। तो एकांक समय में 100 रुपये पर, कितने पर, 100 रुपये पर मिलने वाली धनराशि को दर कहते हैं। दर कहते हैं। 100 रुपये पर, जैसे मान लो कि हमने कहा 5, मान लो 10 लिखा है, अब तुमने कहा कि 10 रुपया है, अब 10 पे भी तो मिले चंजित, लेकिन माना किसको जाएगा कि वो उसको 100 पे, 100 का मतलब होता है परसेंट में बदलना। यानी कि इसका मान लो हमें 10% निकालना है 10 का, तो 10% मतलब 10/100। तो इस बटे में 100 आ रहा है ना, तो 100 पे मिल रहा है कितना, 10। तो इसको क्या बोला जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं इसको, 10 का 10%। 1/100 का मतलब होता है परसेंट। देखो तो 10 लिखा, 1/100 की जगह क्या लिखा, परसेंट। और इसी परसेंट को क्या बोला जाता है, दर। तो दर कितनी है यहाँ पर, 10%। और समय इसमें कुछ नहीं है, तो एकांक समय है, एक का तो गुणा रहेगा ही रहेगा। सो अगर निकाला जाए 10 का 10% निकाला जाए, कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। सॉल्व करोगे ना इस हिसाब से, ठीक है। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अपन, अर्थात दर क्या होती है, जो प्रतिशत में मान दिया जाता है उसी को दर कहते हैं। जो राशि प्रतिशत में दी जाती है, जो राशि प्रतिशत में दी जाती है उसे दर कहते हैं। जैसे हमने कहा 10%, जैसे हमने कहा 20%, ठीक है ना। कैसे कह दिया हमने कि 100 पे मिल रहा है रुपया, देखना 10% लिखा तो 10% को क्या लिखेंगे, 10% को हटाओ बटे में 100 लगाओ, परसेंट को हटाओ बटे में 100 लगाओ, तो यहाँ पर 100 आ गया ना। 100 रुपया पे क्या मिल रहा है, 100 पे कितने मिल रहा है, तो यही कहलाएगा क्या है, ये दर है। परसेंट को हटाते हैं बटे में 100 लगाते हैं, इसलिए बोल दिया जाता है एकांक समय में 100 रुपये पर मिलने वाली धनराशि को क्या कहते हैं, दर कहते हैं। समझ पाए, कोई डाउट है? इसके बाद चलो पहले इतना उतारो पहले, है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पर मूलधन समझ चुके थे, ब्याज समझ चुके थे, दर किसे कहते हैं समझ चुके थे। अब बात आती है ब्याज पर। जो ब्याज होता है, साधारण ब्याज
सिंपल इंटरेस्ट। जो साधारण ब्याज होता है, पहले तो ये देखिए काय पे मिलता है ब्याज, मूलधन पे मिलता है। कैसे मिलेगा? कुछ दर पर मिलेगा। और कैसा रहेगा वो? कुछ समय के लिए दी जाएगी तभी तो मिले। सो यानी कि जो ब्याज होता है, जो एसआई होता है, वो काय के प्रोपोर्शनल होता है। एक तो पी के प्रोपोर्शनल जिसको बोलते हैं मूलधन, एक होता है एसआई जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, किसके? टी। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जितने ज़्यादा टाइम के लिए रहोगे उतने ही ज़्यादा तो ब्याज मिलेगा। जैसे कि मान लो 1 साल के लाने लें कोई, तो 1 साल में कम ब्याज मिलेगा। मान लो 2 साल के लिए हो गया तो 1 साल की अपेक्षा 2 साल में ज़्यादा मिले कि नहीं मिले। तो कहने का मतलब जैसे ही समय बढ़ाते जाएंगे वैसे ही ब्याज का मान बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ पर कम राशि है तो कम ब्याज मिले और ज़्यादा राशि है तो ज़्यादा ब्याज मिले। सो इससे क्या मतलब निकल रहा है, यानी कि यदि हम मूलधन की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एसआई की वैल्यू यानी साधारण ब्याज की भी वैल्यू बढ़ेगी। अगर हम कम राशि लगाएंगे तो कम ब्याज मिलेगा। ऐसा ही जो एसआई का मान होता है वो प्रोपोर्शनल होता है R% के, किसके? दर के समानुपाती होता है। अगर इन तीनों को एक साथ ले लिया जाए तो जो यहाँ बन के आता है एसआई बराबर बनता है P गुणे R गुणे T बटे में 100। ये पढ़ा होगा। क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। अब यहाँ देख रहे होगे कि R% है ना, तो R% को क्या लिख सकते हैं? R बटे 100 लिख सकत ना। अगर हम इन सभी को तीनों को एक साथ ले लिया जाए तो यहाँ क्या बन जाएगा? एसआई प्रोपोर्शनल में PTR बटे में 100 बने कि नहीं। यहाँ प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगेगा, और जब बराबर का चिन्ह लगेगा तो यहाँ पर एक नियत राशि आती है के, ये तो पढ़ा होगा कि एक कांस्टेंट आएगा तो बनेगा PTR, और कांस्टेंट एक नियत राशि है, कांस्टेंट का मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे में 100। इस प्रकार से फॉर्मूला बनता है। वैसे ही नहीं आ जाता है कि कह दो नहीं साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जितनी ज़्यादा राशि लगाएंगे उतना ही हमें ज़्यादा ब्याज मिलेगा, और ब्याज किस पे डिपेंड करता है? समय पे। जितने ज़्यादा समय के लिए लगाएंगे, इसके बाद जितनी ज़्यादा दर पे लगाएंगे उसी हिसाब से मिलेगा। और बताओ इसके अलावा और किसी पे डिपेंड करेगा क्या ये? और तो किसी पे डिपेंड करेगा नहीं। किस किस पे करेगा? P पर, T पर और R पर। बस 3 ही हैं, इन्हीं पर ये डिपेंड करता है ब्याज। समझ पाए? तो यहाँ ब्याज बराबर क्या बन जाता है? P इंटू R इंटू T बटे में 100। सो यहाँ लिखेंगे, हिंदी में भी लिख सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे R को बोलते हैं दर, T को बोलते हैं समय और बटे में 100। ये बन जाता है फॉर्मूला साधारण ब्याज बराबर। अब बात आती है साधारण ब्याज, तो पता चल गया कि साधारण ब्याज निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। बात ये आएगी कि हमने किसी को रुपए दिए, अब वो कुछ दिनों बाद हमें वापस करे तो वो ब्याज भी दे और हमारी रकम भी दे, यानी जितने हमने दिए थे। तो यानी कि जो मूलधन है और जो ब्याज है वो टोटल हमें वापस करेगा, और जब हमें वापस करेगा वो टोटल, तो उस राशि को हम बोलते क्या हैं? मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। तो उसी के बारे में समझते हैं। मिश्र धन होता क्या है? मिश्र धन, मिश्र धन को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। अभी क्या कहा हमने? मूलधन और ब्याज के योगफल को ही क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। मूलधन और ब्याज के योगफल को ही मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? इसको ए से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि ए फॉर अमाउंट है ना, तो कैपिटल ए ले लेंगे इसका। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। कोई डाउट इतने में? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर? मिश्र धन बराबर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अमाउंट। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मूलधन प्लस ब्याज। सो यहाँ पर लिखेंगे मिश्र धन बराबर मूलधन
प्लस के ब्याज, ब्याज कौन सा चल रहा है, साधारण के लिए। अब मिश्र धन तो चक्रवृद्धि ब्याज में भी मिश्र धन हो, सुबह अलग वाला मिश्र धन हुई है, सुबह में कौन सा ब्याज जुड़े, चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ेगा। सो यहाँ पर मिश्र धन को हम किससे दर्शाएंगे, ए से, ए बराबर मूलधन को किससे दर्शाते, पी, और एस को एस आई से। सो क्या बन जाता है, ए बराबर पी प्लस के एस आई। ठीक है, तो ए इस हिसाब से फॉर्मूला बन जाते हैं। मान लो कि यहाँ पर मिश्र धन दिया गया है, मूलधन दोगे, अब कहोगे ब्याज कितना बन रहा हो, तो ब्याज इससे निकल आएगा नहीं, कैसे निकल के आया, ब्याज को यहीं छोड़ दो, इसको यहाँ लेके आओ पक्षांतर करके। सो यहाँ पर एस आई बराबर क्या बन जाता है, ए माइनस के पी। बनता है कि नहीं बनता है, बताओ, कोई डाउट इतने में नहीं है तो उतार लो। चलिए देखिए, फिर इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे किससे, लाभ हानि से संबंधित। तो अब यहाँ पर हम लाभ हानि को सबसे पहले समझ लेते हैं, आखिरकार लाभ हानि होता कब है। सो यहाँ लाभ तथा हानि इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। अच्छा ये बताओ कि लाभ कब होगा, हानि कब होगा, कैसे पता चलता है। जैसे मान लो कि तुमने एक मोटरसाइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदी है ना, मान लो पुरानी खरीदी है ना, मान लो 20,000 रुपये में खरीदी। अब तुमने उसको अच्छे से और अच्छे से बना दिया, उसको अच्छा सुधरवा दिया है ना, फिर तुमने सुनो तो, सुन तो लियो, करवा लिया, सही करवा लिया, मान लो सुधरवा में पूरा खर्चा तुम्हारा कितना बन गया, 25,000 तक बन गया। अब तुमने क्या किया, उसको बेच दिया 30,000 में, तो तुम कहा कि हमें लाभ होगा, क्यों कि नहीं, काहे क्यों, क्योंकि हमारा उस पर खर्च कितना होगा, पूरा 25,000। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर सुनो पहले समझा करो, है ना। सो कितने में, 25,000 पूरा खर्चा हुआ था उस पर, अब 30,000 में बेच दिया उसको, तो कितना ज़्यादा रुपए मिले ना हमें, कितने मिल गए हमें, 5,000। जब ज़्यादा मिल गया तो क्या हो गया, लाभ हो गया। तो हमें मतलब ये पता चल रहा है कि लाभ और हानि कब होती है, जब हम किसी वस्तु को खरीदें और खरीद के उसको बेच दें। ऐसा तो है नहीं खरीद के अपने पास रख लो, कहोगे हमें लाभ होगा, कि हानि हो गई, ऐसे तो कह नहीं दो, कह दोगा खरीद के रख लो, गई हमें लाभ होगा, क्या लाभ होगा, ऐसा तो ही है नहीं ना। या तो उसको हम पहले खरीद लें और खरीदने के बाद फिर हम बेच दें, तभी लाभ है हानि होती है। जैसे हानि के लिए मान लिया जाए तुमने नई साइकिल खरीदी, नई साइकिल खरीदी, मान लो 6,000 रुपये की आ गई। अब कुछ दिन चलाया तुमने, मान लो 1 महीना चलाया, और बेच दी तुमने कितने में, 4,000 रुपये में। 4,000 रुपये में चली गई, खरीदी कितने की थी, 6,000 की, बेच कितने में दी, 4,000 की। तो कितने रुपए कम गए तुम्हारे, 2,000 कम गए कि नहीं। और जब 2,000 कम गए तो क्या होगा, अब लाभ कहोगे कि हानि, हानि हो गई ना। 6,000 रुपये की खरीदी थी, 4 में बेच दी, तो क्या हो गया, हानि। तो यहाँ पर एक तो खरीदेंगे और एक बेचेंगे। तो यहाँ पर जो लाभ हानि में जो शब्द होते हैं, खरीदना बोलते हैं क्रय करना, क्रय करना यानी खरीदना, और बेचना होता है विक्रय। सो हमें यहाँ पर समझेंगे उस शब्द को, पहले क्या आएगा, क्रय मूल्य। पहले समझ लो लाभ हानि होता कब है ना, जब कोई वस्तु खरीद कर बेची जाती है, तब लाभ तथा हानि होता है, तब लाभ तथा हानि होती है। ठीक है, एक शब्द आएगा इसमें क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। क्रय का मतलब होता है खरीदना, यानी कि वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। सीधा सीधा तो है वह मूल्य जिस पर
कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य कहते हैं। इसे सीपी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? सीपी से। इसे सीपी से प्रदर्शित करते हैं। सीपी, कॉस्ट का सी उठा लिया, प्राइस का पी उठा लिया, सीपी। सीपी का फुल फॉर्म कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना। अब जैसे कहा जाए, जैसे कोई वस्तु खरीदने जाते हैं दुकान पर, मान लो कि कुछ खरीदने गए, मान लो चॉकलेटों का पैकेट खरीदने गए, ठीक है ना। अब कुछ भी समझ लो, है ना, कोई सी भी चॉकलेट समझ लो। सो कोई चॉकलेट का पैकेट खरीदने गए, सो वहाँ चॉकलेट के पैकेट पर डला, जैसे मान लो पैसे डले, रुपए डले, उस पर 40 रुपये डला। 40 रुपये का पैकेट है चॉकलेटों का, तो क्या 40 ही का मिल जाएगा? नहीं, उस पर क्या कुछ कम करके देगा ना वो। मान लो 35 रुपये का दे दिया, तो उसने जो 35 रुपये का हमें दिया है, तो हमने क्या किया, उसको ख़रीदा है, तो हमारे लिए 35 रुपये क्या कहलाने लगा? वो क्रय मूल्य कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? क्रय मूल्य, यानी सीपी कहलाने लगा हमारे लिए। अब हम आए, सो हमने अपनी दुकान पे बेचा, उसको हमने अलग रुपये से बेचेंगे, फिर लाभ लेने के लिए तो बेचेंगे कि नहीं। सो हमने जो खरीदी है ना, तो उसको क्रय मूल्य बोलेंगे, और जो उस पर प्राइस लिखी हुई थी उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अंकित मूल्य, यानी कि मार्क्ड प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस या प्रिंटेड प्राइस। ठीक है, तो ध्यान ये देना है कि जो उस पर लिखा होता है वही प्रिंटेड प्राइस, और मार्क प्राइस में अंतर होता है, तो उसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इतने में कोई डाउट है? यानी कि जितने में हम खरीद के ले आए हैं वही को बोलते हैं, कहा है कि वो क्या है? क्रय मूल्य है। अब इसके बाद है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, एसपी। सेलिंग प्राइस क्या होती है? विक्रय का मतलब ये होता है बेचना, और मूल्य की बात हो रही, सो वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे इसे? इसे एएसपी से प्रदर्शित करते हैं। इसे एएसपी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये तो शब्द आएंगे इसमें। अब बात आती है लाभ और हानि पर। जैसे इन्हीं का है काम हो, मान लो बस इसको क्रय मूल्य हम कम में खरीद के ले आए, बेच ज़्यादा में दो। कहने को मतलब क्रय मूल्य का मान कम हो, विक्रय मूल्य को ज़्यादा हो गए, तो क्या हुई है? लाभ होगा। क्रय मूल्य का मान क्या हो? कम हो, विक्रय मूल्य का ज़्यादा हो मान, तो क्या होगा? लाभ होगा। हानि कब होगी? अगर क्रय मूल्य ज़्यादा हो गए और विक्रय मूल्य कम हो गए, तो क्या हो जाए? हानि हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर हानि, यहाँ पर लिखेंगे पहले लाभ। लाभ यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा? जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य के मान से क्या हो? कम हो। या ऐसा लिख दो, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो, तब क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है? लाभ। तब लाभ होता है। ओके, अब देखना फॉर्मूला ऐसे ही बनाओगे, जैसे हमें निकालना पड़े लाभ बराबर हुई का फॉर्मूला। लाभ
बड़ों का है विक्रय मूल्य, छोटों का है क्रय मूल्य, तो बड़ी में से छोटी राशि घटाओ ना, जब ही तो पता चले कि लाभ के देख को हो रहा हो। सो विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, सो लाभ बराबर बन जाएगा विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। सो हम यहाँ पर लाभ को P से प्रदर्शित करेंगे या ऐसा लिख सकते हैं प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, देखिए SP से और क्रय मूल्य को CP। सो प्रॉफिट बराबर हो जाता है SP माइनस CP। ओके, कोई डाउट? तो इतना करो पहले। चलिए देखिए, हानि कब होगी, कब होगी हानि, जैसे कोई वस्तु ज़्यादा में खरीदी गई हो और कम में बेच दी जाए, तभी तो हुई है हानि। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जब विक्रय मूल्य का मान, जब विक्रय मूल्य का मान या विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो जाए, क्या हो जाए, कम हो जाए या छोटा हो जाए। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो, कम हो, तो क्या होता है, तो हानि होती है, तो हानि होती है। इसे किससे दर्शाएंगे, L से दर्शाएंगे, तब यहाँ पर हानि बराबर क्या बन जाएगा, हानि बराबर, इसमें ध्यान दो, बड़ा क्या है, इसमें क्रय मूल्य बड़ा है ना, छोटा विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य बड़ा होगा, और बड़े में से छोटा घटाएंगे। सो क्या लिखेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। सो यहाँ हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे हम लॉस बराबर क्रय मूल्य को किससे दर्शाते हैं, CP, विक्रय मूल्य को ASP, तो ये बन जाता है लॉस बराबर CP माइनस SP। ओके, कोई डाउट है इतने में? अब यहाँ पर बात आएगी प्रतिशत पे, कि हमें बताओ कि लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, हानि प्रतिशत कितना हो रहा है। ये तो सीधी सीधी राशि आ जाएगी, नहीं इतने इतने रुपए का हमें लाभ हो रहा है या इतने इतने रुपए की हानि हो रही है, ऐसे ही आएगा। लेकिन कहा जाए कि परसेंट में बताओ, तो जो प्रतिशत होता है वो हमेशा किस पे निकाला जाता है, वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो यहाँ पर नोट में ये ध्यान रखना है कि जो लाभ प्रतिशत होता है, लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत किस पर ज्ञात किया जाता है, हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। इतनी बात पता हो गई, किस पे ज्ञात करना होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर मतलब जितनों भी परसेंटेज निकालो जाए वो काय पे निकालो जाए, क्रय मूल्य पर। जैसे हमें निकालना पड़े लाभ परसेंट, क्या निकालना है, लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट बराबर हम लिखेंगे लाभ काय पे निकाल लो जाए, CP पे, यानी क्रय मूल्य पे। सो बटे में कहा है, क्रय मूल्य। ठीक है, ये तो अभी भिन्न बनी, और जब भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है तो कैसे गुणा करते हैं, 100 से। सो ये बन जाता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। रटना नहीं, फॉर्मूलाओं को समझना है। काय पे निकालना है, क्रय मूल्य पे। लाभ परसेंट निकालना तो लाभ ऊपर आए, निकालने काय पे, क्रय मूल्य पे, सो बटे क्रय मूल्य। परसेंट में बदलने से गुणा को 100, यही बनेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे इंग्लिश में प्रॉफिट परसेंट बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। अब प्रॉफिट बराबर, अभी ऐसा लिखा था पीछे अगर ध्यान दिया हो, प्रॉफिट बराबर क्या लिखा था, ASP माइनस CP। सो हम यहाँ प्रॉफिट की जगह ASP माइनस CP रख रहे हैं, सो एक और फार्मूला बन जाए। सो हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट बराबर, प्रॉफिट की जगह रखेंगे ASP माइनस CP बटे में CP जाएंगे तई गुणे 100। सो ये बन जाता है एक और फार्मूला, प्रॉफिट परसेंट बराबर SP माइनस CP, ASP माइनस के CP अपॉन CP इंटू 100, ये बन जाता है फार्मूला। ठीक है, कोई डाउट इतने में, कोई डाउट नहीं? हाँ P लिख दो अकेला, शॉर्ट में लिख दो, हाँ शॉर्ट का तो जमाना ही है।
ठीक है, कर लो ना, उतारो तो पर। चलिए देखिए, ऐसे ही लाभ परसेंट निकाला, जैसे ऐसे ही हम हानि परसेंट निकालेंगे। तो हानि परसेंट बराबर क्या लिखा जाएगा, देखिएगा हानि परसेंट बराबर क्या आ जाएगा। हानि परसेंट निकालना है तो हानि को ऊपर लिया जाएगा, हानि बटे, निकालते काय पे है, नोट लिखा था वो क्रय मूल्य पे निकालते हैं, तो बटे में क्रय मूल्य, परसेंट में बदलना है सो गुणे 100, बनेगा कि नहीं। सो यहाँ पर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन में क्रय मूल्य को सीपी से प्रदर्शित करते हैं इंटू 100। लॉस बराबर लिखा था अभी जस्ट पहले, अगर देखा हो तो यहाँ एस लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस के एसपी अपॉन सीपी लिखेंगे इंटू 100। सो ए बन जाता है एक लॉस परसेंट बराबर फॉर्मूला, और एक ए बन जाता है। ओके, अब कहो कि ये कब काम आएगा, ये कब काम आएगा, जब यदि सीपी दो जाए और लॉस दो जाए। सो लॉस परसेंट निकले आए सीधे इस फॉर्मूला से। जब एएसपी और सीपी दो ही दे जाए तो जो लगाओ, इससे निकले आए। देखो एएसपी सीपी की तो चान है इसमें, ये देखा करो कि हमें निकालने का है लॉस परसेंट, जो काय के पदों में फॉर्मूला है एएसपी और सीपी के में तो है, तो हमें ज़रूरत की पड़े एएसपी की और सीपी की। एएसपी अगर सीपी देगा क्वेश्चन में तो ये वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। अगर मान लो हमारे पास लॉस परसेंट निकालना है हमें और दिया जाए क्या क्या, लॉस दिया जाए और सीपी दिया जाए, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए, ना कि ए। कौन सा लगाया जाएगा फिर, ए वाला। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। अब इसके बाद आता है बट्टा डिस्काउंट। देखिए तो बट्टा डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट क्या होता है कि जब कोई दुकानदार हो तो वस्तु को बेचेगा दुकानदार, और जब कोई वस्तु बेचे वो तो उस पर जो वस्तु पर प्रिंटेड प्राइस होती है, अंकित मूल्य होता है, तो उससे कम करके वो बेचता है। तो जो उससे जितना भी कम करता है उसी को डिस्काउंट कहा जाता है। समझ पा रहे हैं ना, डिस्काउंट किसको कहते हैं कि जो राशि अंकित मूल्य से जितनी कम करते हैं उसी राशि को क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। ठीक है, डिस्काउंट। सो इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, एक तो अंकित मूल्य की, तो अंकित मूल्य पहले समझ लो है ना, फिर डिस्काउंट समझते हैं। सो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब होता है प्रिंटेड प्राइस या मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस। एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं समझ लियो, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं समझ लियो, है ना। एमपी मतलब क्या है यहाँ पर, मार्क्ड प्राइस। अंकित मूल्य मतलब होता है छपा हुआ प्राइस, वस्तु पर जो मूल्य छपा होता है उसी को अंकित मूल्य कहते हैं। तो लिखेंगे वस्तु पर छपा हुआ मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। वस्तु पर छपा हुआ मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है, अंकित मूल्य कहलाता है। इसे एमपी से प्रदर्शित करते हैं, एमपी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, इतना समझ गया कि अंकित मूल्य क्या का जो वस्तु पर छपो। ये जैसे मोबाइल खरीदने जाएं तो मोबाइल खरीदने जाओ तो उस पर छपे रहेंगे, मान लो कि उस पर लिखा हुआ है 12,999, ठीक है ना, मतलब 13,000, तो उतने का तो मिलेगा नहीं मोबाइल। तो मान लो वो मोबाइल तुम्हें 10,000 का मिल रहा है, कितने का, 10,000 का, खरीद के लिया है कितने का, 10,000 का। तो 12,999 में से 10,000 को कम कर दो, कितना बचा, 2,999। तो जो इतना जो राशि है इसी को क्या बोला जाएगा, ये डिस्काउंट है, यानी कि बट्टा है। ठीक है, सो इसको हम किससे दर्शाएंगे, एमपी से दर्शाएंगे, किस में, प्रश्नों में। अब बात आती है बट्टे की, बट्टा डिस्काउंट। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है, किस किस का अंतर होता है। जैसे दुकानदार भी हमने बोला, दुकानदार वस्तु बेचेगा
तो दुकानदार वो वस्तु बेचेगा तो उसके लिए वो क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा कि नहीं? विक्रय मूल्य। और जो प्रिंटेड प्राइस है तो उसको क्या बोलेंगे? अंकित मूल्य। तो उसने वो बेचा है तो वो क्या होगा? एसपी विक्रय मूल्य। और जो छपा हुआ वो क्या है? एमपी। तो एमपी और एसपी के अंतर को ही तो क्या बोलेंगे? डिस्काउंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? किस किस के अंतर को? एमपी और एसपी। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश नहीं कहते, एमपी बोले तो मार्केट प्राइस, यानी कि यहाँ पर अंकित मूल्य। ठीक है, हाँ। बुकन पर लिखा था ना, यहाँ पर मार्क प्राइस है, एमआरपी मार्केट प्राइस लिखा हुआ प्राइस। ठीक है, वही है, शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, एमपी क्वेश्चन में हम किसका प्रयोग करेंगे? एमपी का। जैसे क्रय मूल्य को सीपी, विक्रय मूल्य को एसपी, ऐसे अंकित मूल्य को एमपी। तो डिस्काउंट को हमने क्या कहा कि जो अंकित मूल्य होगा और विक्रय मूल्य होगा, उनके अंतर को ही क्या कहा जाएगा? डिस्काउंट, यानी बट्टा कहा जाएगा। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को बट्टा कहते हैं। अर्थात बट्टा बराबर क्या हो जाएगा? बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। सो हम लिखेंगे डिस्काउंट बराबर अंकित मूल्य को किससे दर्शाना है? एमपी से। विक्रय मूल्य को एसपी से। सो डिस्काउंट बराबर क्या हो गया है? एमपी माइनस एसपी। समझ पाए? अब ध्यान ये देना है कि डिस्काउंट परसेंट भी रहता है, तो परसेंट वो निकलता है किस पर? अंकित मूल्य पे ही निकलता ही। किस पे निकलता है? अंकित मूल्य पर। तो निकाल लोगे डिस्काउंट परसेंट, तो यहाँ लिखते हैं हम। ठीक है, ध्यान देना कहाँ लिख रहे हैं। सो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट है, रुको कहना, डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होगा? डिस्काउंट अपॉन में एमपी गुणे 100। सो यहाँ डिस्काउंट परसेंट बराबर बन जाएगा, डिस्काउंट की जगह क्या रखेंगे? देखो, एमपी माइनस एसपी बटे में एमपी गुणे 100। तो ये ध्यान देना है, इस प्रकार से फॉर्मूलाओं का निर्माण हो जाता है। ओके, कोई डाउट हो तो बताओ। अभी नहीं है तो बनाओ जल्दी से। चलिए देखिए तो अब यहाँ पर हमने भी जैसे पढ़ा, साधारण ब्याज के बारे में समझा हमने, फिर इसके बाद लाभ हानि के बारे में समझा, और फिर इसके बाद बट्टा के बारे में भी समझा, यानी डिस्काउंट के बारे में भी समझा। अगर इस प्रकार के प्रश्न आ जाएं तो हम उनको आसानी से हल कर ले जाएंगे। अब जो आता है, एक तो होगा आय होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई नौकरी करेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा, ज़रूरी नहीं कि मान लो गवर्नमेंट ही नौकरी करे, कहीं ना कहीं कोई काम करे तो उसे किसी ना किसी रूप में धन तो मिलेगा, और जो धन मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? आय। अब जो आय आएगी तो वो कुछ उसमें से क्या करेगा? रुपए खर्च भी करेगा, तो उसको, उस शब्द को क्या बोलते हैं? व्यय करना बोलते हैं। खर्च करना मतलब व्यय करना। इसके बाद होता है, अब कुछ बचाए भी तो वो आगे के लिए, और जो बचाए तो उसको क्या बोलते हैं? बचत। तो इनमें क्या संबंध होता है? यहाँ देखिए, यहाँ पर आय संबंधी प्रश्नों में, आय संबंधी प्रश्नों के लिए आय संबंधी प्रश्न, आय मतलब इनकम। इनकम मतलब या तो वो साल के कमाता होगा, महीने के कमाता होगा, कोई दिन का कमाता है, दिन के हिसाब से लिया जाता है। जैसे कि दैनिक आय क्या है? तो दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से तो मासिक आय क्या है, साल के हिसाब से तो वार्षिक आय क्या है ना। जैसे इंजीनियर जो, उनकी जो सैलरी मापी जाती है वो किस हिसाब से मापी जाती है? मान लो कोई कंपनी उनको लेवा के ले गई तो उनका एलपीए नापा जाता है। एलपीए का मतलब होता है लाख पर एनम, एनम का मतलब होता है 1 साल का, यानी वार्षिक। वार्षिक में वो कितने लाख रुपए कमा रहे हैं। जैसे कोई 20 लाख पर एनम होता है, 20 एलपीए हो जाता है, कोई का 7 ही एलपीए होता है, किसी का
मान लीजिए 4 LPA होता है, यानी वो तो काम के हिसाब से रहता है, पोस्ट के हिसाब से रहता है। सो वो किस हिसाब से मापी जाती आय, वो मापी जाती वार्षिक मापी जाती। अब हो सकता है वो दैनिक के रूप में दे दें, दिन के हिसाब से पूछ लिया जाए प्रश्न में, तो कोई भी आय हो सकती है, ठीक है। तो आय होती है, बचत होती है और उसमें व्यय होता है। तो जो आय होती है वो किसके बराबर होती है, आय जितना हमने कमाया, अब ऊ में से हम बचा भी सकते हैं और ऊ में से हम खर्च भी कर सकते। तो यानी कि जो खर्च रहेगा प्लस के बचत रहेगी, उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो वो टोटल किसके बराबर हो जाएगी, आय के बराबर। यानी कि आय बराबर होगा बचत प्लस के व्यय, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मान लो हमें निकालना पड़े बचत, तो बचत बराबर क्या हो जाएगा, व्यय को इस तरफ लेके आइए, तो आय माइनस के व्यय हो जाएगा। अगर हमें निकालना पड़े बचत, तो आय में से हम क्या घटा देंगे, व्यय, यानी कि हमने कुल कितना खर्च किया है और जितने हमने कमाए हैं उसमें से हम खर्च घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, बचत निकल के आ जाए। अगर मान लीजिए हमें ये निकालना पड़े कि हमने व्यय कितना किया है, तो इसी को इससे निकालिए व्यय, तो व्यय बराबर क्या हो जाएगा, आय यहीं रखिए, बचत को इस तरफ लेके आइए, और जैसे ये नदियाँ पार करें साइन बदल जाए, नदियाँ पार मतलब साइन, यानी कि बराबर को इस तरफ ले आए, सो बराबर के इस तरफ आएंगे, सो एक आय की हो जाए माइनस की, सो ए बन जाएगा सूत्र। तो ये ध्यान देना है, ठीक है ना। सो जब भी ए आए, आय, बचत और व्यय, तो इनमें ये तीनों में संबंध होता है। व्यय मतलब होता है खर्च करना, आय मतलब कमावो को आती कि कितने रुपया कमात हो, और बचत तो जानते ही हो कि कितने बचात हो, ठीक है ना। कोई डाउट है अभी इसमें, तो ये तो सभी जानते हैं ना। तो जल्दी से उतारिए, फिर आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे अब किसके लिए, रेलगाड़ी वाले प्रश्नों के लिए। अगर एक ही रेलगाड़ी है तो कोई समस्या नहीं है, एक ही में चाल, जैसे कि अभी जस्ट पहले इस एक्सरसाइज के पहले हम कर चुके हैं रेलगाड़ियों वाला। लेकिन यहाँ पर हम समझने जा रहे हैं कि जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करें, जब दो रेलगाड़ी क्या करें, एक दूसरे को पार करें, तो दो कंडीशन बन सकती ना उसमें, एक तो आमने सामने से भी आ सकती और एक साथ साथ भी जा सकती हैं। और जब साथ साथ जाएंगी तो उनकी अलग सापेक्ष चाल बनेगी, और जब आमने सामने आ रही हुई हैं तो उनकी अलग सापेक्ष चाल बनेगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं दो रेलगाड़ी हैं, तो यहाँ पर एक तो पहली रेलगाड़ी होगी, एक दूसरी रेलगाड़ी होगी। तो मानते हैं, माना पहली रेलगाड़ी की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा, kmph, किलोमीटर पर आवर। पहली रेलगाड़ी हो गई। अब हम लेते हैं दूसरी रेलगाड़ी को, एक और दूसरी रेलगाड़ी ले ली। दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमने मान ली क्या है, y किलोमीटर पर घंटा। अब इनमें सापेक्ष चाल बनेगी। सापेक्ष चाल यानी कि जब दो कंडीशनों में बनेगी, कहा था या तो आमने सामने से आ रही हूँ या एक साथ ही चली जा रही हूँ। तो जब एक साथ जा रही हूँ, एक ही दिशा में जा रही हूँ, तो पहली कंडीशन है जब दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में गतिमान हूँ। जब दोनों रेलगाड़ियाँ किस में हो, एक ही दिशा में, यानी कि ये भी मान लीजिए झांसी से आगरा जा रही ये वाली रेलगाड़ी, इसकी हमने चाल मानी x किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद एक दूसरी रेलगाड़ी है, वो भी कहाँ, झांसी से आगरा जा रही b, इसकी हमने चाल मान ली कितनी, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब जी कुछ ना कुछ अलग अलग पटरी पर चलेंगे, अब ऐसा नहीं कि एक ही पर चला दो, है ना, एक पर नहीं चलेंगी ना। जब अलग अलग पटरियों पर चलेंगी तो एक दूसरे को क्रॉस तो करेंगे ही, और जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो इनमें जो चाल बनेगी सापेक्ष चाल बनेगी।
और जब सापेक्ष चाल बनेगी तो इनकी जो चालों का होता है अंतर होता है। क्या होता है? अंतर। यानी कि जब एक ही संख्या चली जा रही हो तो पार कौन कर पाएगा? जिसकी ज़्यादा चाल होगी। और जब जिसकी ज़्यादा चाल होगी तो क्या कहा जाएगा उनको? उनकी चालों का अंतर। वही तो सापेक्ष चाल कहा जाएगा कि कितनी चाल ज़्यादा आती है इनकी, तभी तो पार कर पाएगा एक दूसरे को। जैसे मान लो दो रेसर हैं, दो रेसरों के बीच में रेस हो रही है। जीतता कब है? जब मान लीजिए जिसकी चाल ज़्यादा हो जाए तो वही तो जीतेगा। अगर पूछा जाए कि कितनी चाल से जीता है तो जिसकी ज़्यादा होती है चाल, उसमें से क्या कर दिया जाता है? कम वाले की चाल को सबट्रैक्ट कर दिया जाता है। सो वही सापेक्ष चाल निकल के आ जाती है। सो यहाँ पर सापेक्ष चाल क्या बन जाएगी? तब सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल और सापेक्ष चाल बराबर इन दोनों की चालों का क्या होगा? अंतर। अभी तो हमें पता नहीं है कि x को मान बड़ो है कि y को मान बड़ो, तो इनका हम क्या लेंगे? अंतर लेंगे। तो अंतर के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, x और y का अंतर। इसका मतलब ये होता है यदि x का मान बड़ा है तो x में से y को घटा दें, यदि y को मान बड़ा है तो y में से x को घटा दें। तो इसको क्या बोला जाता है? ये अंतर का चिन्ह होता है। सो इसकी जो चाल बनेगी वो किस में बन जाएगी? किलोमीटर पर घंटा। और पार करने में लगा समय क्या होता है? मान लो समय निकालना, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो जब दूरी बटे चाल होती है तो इनकी तो लंबाइयाँ होंगी रेलगाड़ियों की, तो पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब जो दूरी होती है तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई हुई है ना, जब एक दूसरे को पार कर रही हैं तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों को क्या कर लिया जाता है? उनकी लंबाइयों को ऐड कर लिया जाता है और उसमें चाल से भाग लगा देते हैं, तो समय निकल के आ जाता है। सो यहाँ पर होगा दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग बटे में सापेक्ष चाल, तो इस समय निकल के आता है। इतने में कोई डाउट? कैसे सीखने के? अंतर हुई है, जब संगे संगे जा रहे हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करें तो अंतर हुई है। सीख जो। अगर मान लीजिए दूसरी कंडीशन बनती है कि जब रेलगाड़ी क्या हो? विपरीत दिशा में गतिमान हो। जब रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में गतिमान हो। विपरीत दिशा का कहने का मतलब कि एक रेलगाड़ी इस तरफ जा रही, इसको ए रेलगाड़ी माना, इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी इस तरफ से इस तरफ आ रही, अब एक ही पे नहीं करवा दियोगे, दोनों की टक्कर करवा दोगे, दूसरी पटरी पे तो आएगी। सो यहाँ पर दूसरी रेलगाड़ी B है जिसकी चाल है y किलोमीटर प्रति, इससे चली आ रही, तो ये विपरीत दिशा में आ रही ना, एक इस तरफ से जा रही है, दूसरी उस तरफ से आ रही है। तो ये दोनों जब ऐसे एक दूसरे की तरफ आएंगी तो एक दूसरे का जो इंजन होगा तो एक दूसरे से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे चली आ रही तो एक दूसरे से मिले कि नहीं? तो इनकी जो सापेक्ष चाल होती है जब दोनों मिल रही तो दोनों की चालों का योगफल हो जाता है। क्या हो जाता है? योगफल। यानी कि जो सापेक्ष चाल बनती है, सापेक्ष चाल किस कंडीशन में? किस कंडीशन में? जब विपरीत दिशा में गतिमान हो। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? दोनों की चालों का योगफल, यानी कि x प्लस के y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा, यदि मीटर पर सेकंड में चाल है तो मीटर पर सेकंड। वो तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है अभी इसमें? बस इतना ध्यान रखना है कि संगे संगे जा रही तो चाल का अंतर होगा, और अगर विपरीत दिशा में आ रही तो वो जुड़ें जब तो उनकी चालों का योगफल हो जाए। अब तो नहीं भूलो, उतारो तो जल्दी। देखिए, तो रेलगाड़ी में अगर केवल एक ही रेलगाड़ी हो और एक रेलगाड़ी से कहा जाए, रेलगाड़ी सुनेगी नहीं लेकिन प्रश्न बनेंगे, क्या रेलगाड़ी से कहा जाए कि वो उसको क्या पार करना है? केवल एक मान लो पेड़ करना है पार, खंबा करना है,
तो उसको पार करने में जो समय लगेगा वो क्या होगा। चलिए देखिए, खंबे को पार करने में रेलगाड़ी को लगा समय। समझना अच्छे से, पहले समय बराबर तो जानते ही हो क्या होता है, दूरी बटे चाल। लेकिन जो दूरी होगी वो दूरी का ली जाएगी, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक खंबा लगा हुआ है, एक खंबा है, ट्रेन जो है, ट्रेन की पटरियों के बगल में देखे होंगे खंबे लगे रहते हैं, तो वो खंबा लगा हुआ था। तो जो खंबा होता है क्या ज़्यादा दूरी कवर करता है क्या? नहीं करता है। एक वो केवल मात्र बिल्कुल स्थित रहता है यहाँ पर, ज़्यादा दूरी तो है नहीं कि वो नहीं वो यहाँ से यहाँ तक ऐसा लेटा हो, और जब लेटा हो तो वो लेटे वाली दूरी अलग हो जाएगी फिर, ठीक है ना। ये तो केवल खड़ा खंबा है, तो खड़ा खंबा की कोई उसकी जो दूरी होती है वो नगण्य मान ली जाती है, चौड़ाई हो जाती ना, तो उसकी दूरी क्या मान ली जाती है? नगण्य। अब जैसे ये मान लीजिए रेलगाड़ी है, ठीक है, देख लो, ठीक है, ये रेलगाड़ी है, समझना अच्छे से। इस रेलगाड़ी की कुछ लंबाई होगी, हाँ कछु समझ लो, मालगाड़ी या रेलगाड़ी, ठीक है। रेलगाड़ी में दो ही आ जाते, मालगाड़ी और यात्री गाड़ी, है ना। अरे आर्ट नहीं बना रहा, तुम्हें समझना है केवल था। देखिए मान लीजिए रेलगाड़ी है, ये खंबे को कब पार करेगी? जब यहाँ पर इसका इंजन है ना, ये इंजन और इसका ये क्या है? अंतिम डिब्बा। तो जो अंतिम डिब्बा है इधर, ये अंतिम डिब्बा इसके पार पहुंच जाएगा, तब क्या कहलाएगी ये? तभी तो कहा जाएगा कि उसने पार कर लिया है ना, कहा जाएगा। तो इतना देख रहे होगे कि ये वाली दूरी, डिब्बा कहाँ था? यहाँ लास्ट वाला, ये डिब्बा यहाँ से लेके कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया, तो इसके द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाएगी? इतनी ही सी तो कहलाए। और इतनी सी दूरी क्या है? ये ट्रेन की लंबाई ही तो है कि नहीं? तो यहाँ पर जो दूरी का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर तो किसका प्रयोग किया जाएगा? ट्रेन की लंबाई का। तो यहाँ पर लिखेंगे खंबे को पार करने में रेलगाड़ी को लगा समय बराबर क्या होगा? रेलगाड़ी की लंबाई बटे में रेलगाड़ी की चाल। कोई डाउट? फॉर्मूला इस प्रकार से बना सकते हैं ना। समझना है क्यों ली जा रही रेलगाड़ी की लंबाई, इसलिए ली जा रही रेलगाड़ी की लंबाई क्योंकि जो दूरी चली गई, कितनी चली गई? रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर ही चली गई, है ना, ठीक है। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है उतनी तो दूरी तय की गई ना। अब यहाँ देखो ऐसी क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं, जैसे खंबा है, खंबा की जगह कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है। आपका व्यक्ति को रेल की पटरी पर खड़ा करेगा, रेल की पटरी पर नहीं, बगल में खड़ा हो जाए, खड़े रहते हैं जैसे यात्री। सो यहाँ पर क्या हो सकता है? व्यक्ति भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? पेड़ भी हो सकता है कि नहीं? खंबा हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, पेड़ हो सकता है। अगर इनको पार करने में रेलगाड़ी को जो समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होगा? रेलगाड़ी की लंबाई बटे में रेलगाड़ी की चाल। कोई डाउट इतने में? अब बात आती है, यहाँ तो ये हो गए, खंबा हो गया, व्यक्ति हो गया, पेड़ हो गया, ये तो बिल्कुल नामात्र स्थान घेरते हैं। अगर आ जाए ऐसा जैसे कि प्लेटफॉर्म है, कोई पुल है, लंबे लंबे पुल बने होते हैं नदी पे जैसे, तो उनकी एक दूरी होती है कि नहीं? सुरंग है, सुरंगों की दूरी होती है।
सुरंगें बनी होती हैं आधा आधा किलोमीटर की, कभी कोई कोई बनी होती है 1-1 किलोमीटर लंबी बनी होती हैं, बनी रहती है ना। तो उनमें क्या किया जाए फिर, उनमें पार करने में लगा समय कैसे ज्ञात किया जाए। देखिए तो दूसरी कंडीशन बनेगी, जैसे पुल हो, कोई पुल के अलावा प्लेटफॉर्म हो, प्लेटफार्म हो, इसके बाद सुरंग हो, क्या हो, सुरंग हो, को पार करने में रेलगाड़ी को लगा समय हो गया। तो पुल है तो एक कोई दूरी घेरेगा ना, एक तो जैसे मान लो जो एक पुल बना के दे दिया, और ऐसे ही समझ लो, ठीक है। ये पुल है, रेलगाड़ी इधर आई, इसका इंजन है इधर, ठीक है। पुल के नज़दीक आई, पार कब मानी जाएगी कि पार हो गया पुल, जब ये रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा इस पुल के उस तरफ पहुंच जाएगा, यहाँ आ जाए, अंतिम डिब्बा इधर आ जाए, बिल्कुल ये बिल्कुल यहाँ मिल जाए, तभी तो पार कहा माना जाएगा। सो रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय करी, यहाँ से अंतिम डिब्बा चला, सो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करी पहले, क्योंकि ये डिब्बा पहले इधर आया होगा। अब ये डिब्बा बाहर पहुँचना है, जब ही तो पार कर पे पुल के बाहर पहुँचेगा, सो यहाँ तक पहुँचा, कितनी दूरी तय करी, एक तो ये दूरी तय करी और एक पुल की दूरी तय करी। सो क्या कहा जाएगा कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस के पुल की लंबाई, टोटल दूरी यही तो तय की, और दूरी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो यहाँ पर कुल दूरी क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस के पुल की लंबाई। पुल में प्लेटफॉर्म हो सकता ही, सुरंग भी हो सकता, तो वहाँ अपने हिसाब से लिख लेंगे। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस के पुल की लंबाई बटे में क्या आ जाएगा, रेलगाड़ी की चाल। कोई डाउट इतने में, समझ जाओ, भूलो तो नहीं। इस प्रकार से चित्र बना के समझा करो, दिमाग में ये फोटो कैप्चर कर लिया करो, जब भी भूलने लगो तो इस हिसाब से समझा करो कि कितनी दूरी तय करी जे हम काल हैं, बाकी जो चाल समय दूरी में जो संबंध होता है उन्हीं से सब फॉर्मूला बना, ये सब जो बनते चले आ रहे हैं उन्हीं से बनेंगे। तो समय बराबर हो तो दूरी बटे चाल ही है, तो दूरी अब कौन सी दूरी तय करीजिए वो तो डिसाइड करेगा कंडीशन के हिसाब पर। तो यहाँ पर जैसे कि केवल खंबे को पार कर रहे तो केवल कितनी दूरी तय की जा रही थी, रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर। लेकिन यहाँ पर पुल को जैसे ही पार करें तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को भी पार करे और पुल की लंबाई को भी पार करे। समझ आ रहा है? तो बनाइए फिर जल्दी से।